हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्सिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, इन ब्रीफ चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ कौन से पॉइंट से प्री और मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो भी एनालिसिस है इट इज बेस्ड ऑन ऑफिशियल सिलेबस ऑफ यूपीएससी एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस अक्रॉस इंडिया। उसी के साथ आपका जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, प्री का हो, मेंस का हो, यूपीएससी का हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस का हो, उसके हिसाब से हम आपको एनालिसिस प्रस्तुत करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका एडमिशन ओपन है एक्सिया आईएएस एकेडमी में आप हमसे क्लासरूम के जरिए जुड़ सकते हैं। बाकी कोर्स का हाईलाइट इसमें मेंशन किया है, एक बार आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। चीजों को डिटेल्स में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। ध्यान रखिएगा हमारा सिर्फ एक ही ऑफिशियल नंबर है जो इसमें मेंशन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है ऑल अबाउट द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेल ब्रिज ओवर चेनाब। तो चेनाब रिवर के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेल ब्रिज बनाया गया है। तो ये जो आर्टिकल है ये आपके प्री के लिहाज से इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट रहेगी, जो फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट रहेगी, और मेंस के लिहाज से कैसे जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो वो इकोनॉमी में कैसे इंपैक्ट डालता है पॉजिटिवली, टूरिज्म में, रीजनल कनेक्टिविटी में, डिफेंस सेगमेंट में, उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, अभी सीधा सीधा रेल ब्रिज के बारे में नहीं पूछेगा मेंस में। ओके, मेंस में ओवरऑल कनेक्टिविटी, डिफेंस सेगमेंट, उसमें जब पूछेगा तब आप उसको मेंशन कर सकते हैं जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ली है। ओके, तो इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है बाय ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया। ओके, तो अभी इसमें क्या डिटेल्स है वो देखते हैं। यूनिक फीचर एंड ग्लोबल रैंकिंग में क्या है। हाइट अगर देखें तो 359 मीटर्स है, टॉलर देन आईफिल टावर बाय 35 मीटर, तो 35 मीटर ज्यादा आपका टॉल है। ओके, देन लेंथ अगर इसका देखें तो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ओके, मेन जो इसका आर्क का स्पैन है वो देख सकते हैं 467 मीटर है। ये जो आर्क बना हुआ है इस आर्क के बारे में कहा गया है 467 मीटर। स्टेटस अगर इसका देखे तो टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज है इन दी वर्ल्ड। ओके, इसके बाद जो सेकंड टॉलेस्ट है वो चाइना में है। ओके, सेकंड भी है, थर्ड भी है, कहीं मेंशन किया होगा, ये रहा। ओके, तो ये पहले आपका ये वाला जो ब्रिज है नाजी है रेलवे ब्रिज इन चाइना। तो ये जो थर्ड आपका सबसे हाईएस्ट हाइट वाला है वो भी चाइना में है, और फोर्थ वाला मोंटेनेग्रो में है। ओके, तो अभी इसमें ये डिटेल्स क्या है जरूरी हो सकती है। तो कितना स्टील लगा है ये तो नहीं पूछा जाएगा। ओके, बाकी स्पीड लाइफ स्पैन 120 ईयर्स है। ओके, और ब्लास्ट रेजिलियंट भी है जिसको डीआरडीओ ने सपोर्ट किया है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो अभी अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जो डिटेल्स है प्री में काम में आएंगे, इसको मेंस में ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओके, प्री के लिहाज से देखिएगा इसको। मेंस में अगर देखें तो ये क्या करेगा आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इंपैक्ट अगर देखें तो रीजनल जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसको दिलवाएगा। तो कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगी, कश्मीर को कनेक्ट किया जा सकेगा विथ इंडिया, विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, देन जो आपके डिफरेंट गुड्स है उसका मूवमेंट क्या होगा, इजी हो जाएगा। जैसे हॉर्टिकल्चरल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है लाइक एप्पल है, उसका 8 to 10% जीडीपी, जम्मू कश्मीर का 8 to 10% जीडीपी एप्पल का ट्रेड से आता है। तो एप्पल का ट्रेड क्या होगा और सहूलियत के साथ अक्रॉस इंडिया की जा सकेगी। टूरिज्म में अपस्विंग मिलेगा। ओके, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या है आपका स्वर्ग है धरती को। ओके, और इंडिया का प्राइड है, तो वो हम विजिट कर सकेंगे आसानी से रेलवे से अगर कनेक्ट होता है तो। और रेलवे में क्या है खर्चा भी कम रहता है। फिर जो वैष्णो देवी है उसमें भी हम जो हमारे पिलग्रिमेज है वो भी आपके आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, फिर जो लोकल बिजनेस है उसमें भी डेवलपमेंट होगा। जो लोकल एमएसएमईज है, एंटरप्रेन्योर्स है, उनको जब बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी तो उनका आपका इंटरमीडिएट गुड्स उनको प्राप्त होगा, फाइनल जो गुड होगा वो ट्रांसफर कर सकेंगे। ओके, तो ये सब इसका क्या है पॉजिटिव पॉइंट आप देख सकते हैं। डिफेंस के सेगमेंट से देखें तो हम इजीली अपना जो ट्रूप है उसको मोबिलाइज कर सकते हैं अक्रॉस आपके एलओसी एंड एलएसी। ओके,
तो अलोंग एलएसी एंड एलओसी हम इसको जो हमारा ट्रूप है उसको मोबिलाइज कर सकते हैं, फिर जो लॉजिस्टिक्स है उसको मोबिलाइज कर सकते हैं, आर्म्स को मोबिलाइज कर सकते हैं। ओके, जिससे हमें क्या होगा, डिफेंस सेगमेंट में हमारा या फिर स्ट्रेटेजिक सेगमेंट में इसका सिग्निफिकेंस रहेगा। ओके, तो ये सभी चीजें हैं जो इसका पॉजिटिव है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये सभी चीजें जरूरी रहेंगी अगर सीधा सीधा ब्रिज के बारे में पूछा भी जाता है तो। ओके, ऐसे सीधा सीधा ब्रिज के बारे में कम पूछा जाता है, ओवरऑल कनेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा तो डिफरेंट जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो सभी दिखाने जरूरी होंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोलॉजी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। ओके, तो अभी जो ब्रह्मपुत्र का जो हाइड्रोलॉजी है या फिर जो इसका आपका वाटर है, वो कैसे, कौन से सोर्स से कितना आता है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो हाल ही में क्या हुआ, आपके पाकिस्तान ने एक नैरेटिव क्रिएट किया कि हम जैसे आपके इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रख रहे हैं, होल्ड में रख रहे हैं, तो चाइना भी ऐसा कुछ कर सकता है इंडिया के साथ। तो तभी आसाम के जो ऑनरेबल सीएम हैं, उन्होंने इस बात को रिफ्यूट किया और कहा कि अगर चाइना ऐसा कुछ करता भी है तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, कि जो नॉर्थ ईस्ट में आप स्पेशली आसाम में जो देखते हैं कि बाढ़ आती रहती है, वो बाढ़ का जो समस्या है वो कम हो जाएगा। और इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग चीजें ये भी इसमें देखी गई है कि ब्रह्मपुत्र में जो आपका पानी आता है, ओके, आपका तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन होता है और ये आपका तिब्बत से जब होके गुजरता है तब इसको यार्लुंग सेंगपो कहा जाता है। फिर नामचा बरुआ में ये सिंटेक्सियल बैंड लेके आपका अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है। ओके, और अरुणाचल से होते हुए ये आसाम में प्रवेश करता है, फिर आपके वेस्ट बंगाल एंड देन फाइनली ड्रेन्स इनटू आपका बांग्लादेश, और बांग्लादेश से फाइनली ड्रेन करता है बे ऑफ बंगाल में। ओके, तो अभी इसमें जो आपका इंडिया में जब ये एंटर करता है तो इसका जो वाटर का टोटल वाटर होता है उसका 20% ही तिब्बत रीजन से आता है, बाकी 80% जो इसका वाटर ईल्ड है, ओके, अबाउट 70 to 80%, ओके, लगभग जो ईल्ड है वो जो हमारा मॉनसूनल रेनफॉल होता है आपके जून से लेकर सितंबर तक, उससे हम ज्यादा वाटर रिसीव करते हैं। तो वैसी कोई बात नहीं है कि अगर ब्रह्मपुत्र ने वाटर रोक दिया तो हमारे इधर पानी की किल्लत हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चिंता की विषय ये भी है कि आपका जो विंटर सीजन है, विंटर सीजन में अगर चाइना वाटर डाइवर्ट करता है ब्रह्मपुत्र से थ्रू मीडॉक डैम, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बनाने वाला है चाइना, ऑनगोइंग है, तो उससे क्या है, आपके विंटर के दिनों में वाटर की दिक्कत हो सकती है, वाटर स्कैसिटी का प्रॉब्लम फेस कर सकता है, स्पेशली आपका अरुणाचल प्रदेश, देन आपका आसाम, नागालैंड। ओके, तो कौन सा रीजन कितना बेसिन एरिया शेयर करता है आप ये देख सकते हैं। सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश है, देन आपका आसाम है, ओके, देन आपका 5.9 है वेस्ट बंगाल, ओके, देन आप देख सकते हैं 5.7% है मेघालय, या नागालैंड है 5.63%। तो ये सभी चीजें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है कि बेसिन एरिया कौन कितना शेयर करता है। ओके, तो बाकी वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है कि सीएम साहब ने ये कहा है कि 65 to 70, ओके, तो किसी केस में आप इसको 80 भी देखेंगे अगर इसको देखें तो, कि तिब्बत कंट्रीब्यूट्स लेस देन 20% ऑफ ब्रह्मपुत्र टोटल एनुअल वाटर ईल्ड, तो 20% ही कंट्रीब्यूट करता है। तो उस जैसे अभी तिब्बत क्या हो गया, आपका चाइना का एरिया है, अगर उधर अगर देखे तो वो अपर राइपेरियन स्टेट है, मतलब रिवर उनके अंचल से होके गुजरती है। तो इससे अभी क्या है, जो एक आपका स्कैसिटी है वो ज्यादा क्रिएट नहीं किया जा सकता है क्योंकि 20% ही है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो ईल्ड है 70 to 80% वो लोकली जनरेट होता है। और जो आपकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी क्या है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट स्टेट से ही लेफ्ट बैंक या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जुड़ती है ब्रह्मपुत्र में, जो वाटर ईल्ड को बढ़ाती है ब्रह्मपुत्र का, और प्लस जो रेनफॉल है, ओके, वो भी बढ़ाता है। और तिब्बत का अगर रेनफॉल देखे तो वो लगभग 300 आपका mm है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट का देखें या फिर इंडिया का देखें तो ब्रह्मपुत्र बेसिन में वो 2000 mm है। तो उस हिसाब से क्या है, हमें ज्यादा दिक्कतें, ये रहा, ज्यादा दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी जो आपका पाकिस्तान नैरेटिव क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या है, आपका बेकार है। ओके, तो वो सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो अभी आपका प्रीलिम्स में क्या है, ये सभी चीजें जो डिटेल्स में दिया गया है ये पूछी जा सकती है। ओके, बाकी मेंस में क्या है कि आपके जो ट्रांसबाउंडरी रिवर को लेके बिटवीन डिफरेंट नेशंस, कैसे आपकी वाटर को लेके एक कॉन्फ्लिक्ट है, लाइक तीस्ता को लेके है इंडिया बांग्लादेश के बीच में,
इंडस को लेके है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ओके, ब्रह्मपुत्र को लेके है इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये सभी चीजें पूछी जा सकती है कि जो आपका ट्रांसबाउंड्री रिवर का जो कन्फ्लिक्ट है उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल है कि इंडिया पाकिस्तान क्या करता है आपका, अभी तो ये एबियंस में है, लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये वर्ल्ड में ही एक क्या है, मॉडल है कि कैसे दो देश आपके वाटर में आपका जो कन्फ्लिक्ट है उसको दूर कर सकते हैं बाय एग्रीमेंट, बाय शेयरिंग डेटा, ओके, बाय शेयरिंग वाटर। तो वो चीजें हम क्या कर सकते हैं, चाइना के साथ भी पहल कर सकते हैं, ओके, ताकि डाटा बेटर शेयरिंग हो, कौन कितना वाटर डाइवर्ज कर रहा है, ये सभी चीजें पता चलनी चाहिए। लेकिन क्या है, ब्रह्मपुत्र के ऊपर ऐसा कोई ट्रीटी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो अभी ये भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स से कि क्या की प्रोजेक्ट लगा रहा है चाइना, मीडॉक जो प्रोजेक्ट है या फिर मोटो हाइड्रो पावर डैम, ओके। और ये आपके अबाउट इसका जो कैपेसिटी है 60,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका चाइना ने इसका वाटर डाइवर्ज करने का कोई बात नहीं कहा है, ओके। जो फ्लो है उसमें सिर्फ क्या करेंगे, वो टरबाइन घुरा के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, वाटर को डाइवर्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या है, जो रिस्क बताया जा रहा है कि आपका वाटर स्कैसिटी होगा वो नहीं रहेगा। बाकी एक कंसर्न खाली आपके विंटर के दिनों में हो सकती है, ओके। वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ओके। तो वाटर ट्रीटी के बारे में ये जो मेंशन है इंडस वाटर ट्रीटी, ओके, ये ध्यान में रखिएगा। फिर गंगा को लेके भी एक फरक का वाटर ट्रीटी भी हुआ था 1996 में, वो भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, ओके। देन चाइना के साथ कोई वाटर ट्रीटी नहीं है विथ इंडिया, वही एक क्या है, प्रॉब्लम की बात है। तो चाइना अभी क्या करता है, खुद से डेटा शेयर नहीं करता है, और जो भी शेयर करता है बहुत लिमिटेड शेयर करता है। तो इससे क्या है, इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीजें पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है स्टेट ऑफ द नेशन। तो ये सेंसस जो 2027 में आपका कंक्लूड होने वाला है, 2026 से स्टार्ट होगा और 2027 के एंड तक कंक्लूड होके डेटा आ सकता है, या फिर 28 के फर्स्ट हाफ में भी आ सकता है, ओके। तो देखा जाना है कब आएगा। लेकिन अभी इससे क्या कंसर्न आएगा और एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब सेंसस को देखेंगे। नंबर 1, इस सेंसस में पहली बार क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस कास्ट सेंसस को इनैमोरेट किया जाएगा, जो ओबीसी पॉपुलेशन है उसको कैलकुलेट की जाएंगी। लास्ट 1931 में ही हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ, उसी समय पब्लिश हुआ था कॉलोनियल एरा में, उसके बाद पब्लिश नहीं हुआ। तो जब कास्ट सेंसस होगा तो डिफरेंट जो आपके कास्ट के अंदर सब कास्ट है उसके बारे में पता लगाया जा सकेगा। जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स जिसको हासिल नहीं हो रही है, जो अभी भी सोशियो इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं, उनके लिए बेटर पॉलिसी डिजाइन की जा सकेगी, ताकि सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट किया जा सके और देश का इंक्लूसिव डेवलपमेंट किया जा सके। वो रहा एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा इसमें यह रहता है कि आपका जो वुमेन रिजर्वेशन का बिल आया, 106th अमेंडमेंट बिल, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, तो उसको अभी इंप्लीमेंट करने के लिए जो 33% रिजर्वेशन दिया गया है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपका जो नेक्स्ट सेंसस है, मतलब जो अभी सेंसस होगा, इसके बाद जो डेटा आएंगी उसके बाद ही डिलिमिटेशन किया जाएगा, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको आपकी वुमेन के लिए रिजर्व की जाएगी बेस्ड ऑन 2027 सेंसस, ओके। ये हो गया दूसरा मुद्दा। तीसरा हो गया कि आपका जो लोकसभा का सीट है, पॉपुलेशन वाइज जो बढ़ाने का बात था, वो 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में उसको 2026 तक होल्ड कर दिया गया था, ओके, या फिर होल्ड कर दिया गया था। तो अभी 2026 के बाद अभी सेंसस हो रहा है, तो अभी चिंता का विषय यह है कि क्या सीट बढ़ाया जाएगा। अगर बढ़ाया जाता है तो पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ाया जाता है तो नॉर्थ को ज्यादा सीट मिलेगी और साउथ सीट क्या करेगा, गवाएगा। तो इससे जो साउदर्न स्टेट है उनका जो पॉलिटिकल क्लॉट है इन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कम होने की संभावना इसमें रहेगी। तो एक चिंता वो भी है, एक कन्फ्लिक्ट उधर भी देखा जा सकता है, सेंट्रल स्टेट के बीच एक कन्फ्लिक्ट राइज हो सकती है, क्योंकि जो साउदर्न के स्टेट है उन्होंने पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है, ओके, और बहुत ज्यादा इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको भी अचीव की है। तो अभी अगर सेंसस के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर सीट बढ़ाई जाती है तो ये क्या होगा, पनिशमेंट होगा
साउदर्न स्टेट को। तो साउदर्न स्टेट ऐसा हो सकता है कि वो जो पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी है उसको त्याग करके पॉपुलेशन बढ़ाने लग जाए या फिर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव देने लग जाए। ओके, तो ये 3 मुद्दा है जो पूछा जा सकता है इस टॉपिक से इन फ्यूचर। ओके, तो बाकी जो डिटेल्स है इसमें मेंशन किया गया है, आप इसको एक बार देखिएगा। जो 84th अमेंडमेंट है प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार डिलिमिटेशन का क्या हो सकता है। ओके, तो वो चीजें आपको अभी तक पता नहीं है, डिलिमिटेशन होगा नहीं होगा, अगर होगा तो कौन से बेसिस में होगा। ओके, तो वो हम अभी जस्ट स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर जैसे आपकी चीजें डेवलप होंगी तब आपको कवर करना होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है स्टे अलर्ट, क्रिप्टो इज टर्निंग इनटू अ जियोपॉलिटिकल वेपन। तो जो क्रिप्टो करेंसी है जिसको हासिल किया जाता है बाय यूजिंग अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, तो डीप माइनिंग के जरिए क्या किया जाता है, एक डिजिटल आपकी वर्चुअल करेंसी है, इसको पेपर फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ये डिजिटल फॉर्म में ही अवेलेबल है। ओके, और ये आपका क्या नहीं है, जो सेंट्रल बैंक द्वारा जो निकाली जाती है वो करेंसी नहीं है, ये आपकी वर्चुअल करेंसी है और एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, सेंट्रलाइज करेंसी नहीं है। ओके, तो मैं जो वर्ड है वो अभी उसको मिस कर रहा हूं। तो ओके, इसका लीगल टेंडर भी नहीं है। लीगल टेंडर मतलब आप कोई सामान खरीदते हैं तो क्रिप्टो का यूज नहीं कर सकते हैं। फिर भी क्या है, क्रिप्टो का इस्तेमाल आज के समय पे बहुत ज्यादा हो रहा है और ये क्या कर सकता है, जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे टेरर फंडिंग के लिए। ओके, जो आपके स्टेट एक्टर है जैसे कोई गवर्नमेंट है, वो जैसे अभी पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान क्या कर सकती है, क्रिप्टो के जरिए जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसको फंड कर सकती है अगेंस्ट इंडिया। तो ये एक डर इसमें है क्योंकि ये बहुत एनोनिमस है। ओके, कहां से कैसे ट्रांजैक्शन हुआ उसका पता नहीं लगाया जा सकता है, एनोनिमिटी ज्यादा रहती है। तो इससे क्या है, आपका ड्रग ट्रैफिकिंग, ओके, देन आपका देन टेरर फाइनेंसिंग, ऐसी चीजें, फिर रैंसम का डिमांड हो सकता है। जैसे आपके कुछ दिन पहले जो मुकेश अंबानी है उनसे भी रैंसम का डिमांड किया गया था और पैसे मांगे गए थे क्रिप्टो करेंसी में, ताकि एनोनिमिटी को बजाई रखी जा सके। तो ये अभी क्या है, आपका जरूरी है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना होगा। ओके, और क्रिप्टो करेंसी को जितना सके रेगुलेट करना जरूरी रहेगा। ओके, कंप्लीट बैन तो नहीं कर सकते हैं, इंडिया में बैन किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैन को हटा दिया कि ब्लैंकेट बैन हम नहीं लगा सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो अभी क्रिप्टो करेंसी क्या है पूछी जा सकती है। ओके, ये आपकी डिसेंट्रलाइज वर्चुअल करेंसी है जिसको किसने पहले निकाला था, संतोषी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने निकाला था। तो अभी जैसे हवाला होता है, ओके, जो आपकी लीगल टेंडर वाली मनी होती है, फियाट मनी कहते हैं। हाँ, मुझे अभी टर्म याद आ गया, ये फियाट मनी नहीं है। फियाट मनी कौन सा होता है, जो सेंट्रल बैंक निकालती है। तो हमारा जो फियाट मनी है, जो पैसा है सेंट्रल बैंक द्वारा, उसको हवाले के चैनल से क्या किया जाता था, पहले ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाता था। तो अभी क्या किया जा सकता है, क्रिप्टो के जरिए ई हवाला किया जा सकता है कि कहां से पैसे कहां जाएंगे, कहां आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं, कुछ पता नहीं लग सकेगा। और इससे क्या है, आपके क्राइम को अंजाम दिया जा सकता है, ऑर्गेनाइज क्राइम हो, टेररिज्म हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ड्रग ट्रैफिकिंग हो, आर्म ट्रैफिकिंग हो। ओके, तो ये सभी प्रॉब्लम अभी आ सकती है। तो अभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसको किसने बनाया था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। बस ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो के साथ जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये आपका गवर्नेंस में, इकोनॉमी में पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकती है। ओके, और इसके लिए गवर्नमेंट वर्क भी कर रही है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्या है, बहुत ज्यादा एनोनिमस होने की वजह से ये, और फियाट मनी नहीं होने की वजह से इसका इस्तेमाल गलत हो सकता है। ओके, और जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह भी एक देश दूसरे देश के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकती है, लाइक टेरर फाइनेंसिंग। ओके, तो ये सभी चीजें आप ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी टेक्नोलॉजी का क्या नेगेटिविटी है उसमें ये इस चीजों को आप मेंशन कर सकते हैं, कहीं पूछा गया तो। ओके, जैसे ई हवाला आया है थ्रो क्रिप्टो करेंसी, ओके, वो देखिएगा। और पहला जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्या है, बिटकॉइन। ओके, नेक्स्ट है आईबीसी एंड इफेक्टिव रेजोल्यूशन टूल। तो अभी आईबीसी क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट। तो मैं इसको एकदम सहज तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। अभी ध्यान रखिएगा कि जो बिजनेस हाउसेज होती है, ओके, या फिर जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको पैसे की जरूरत होती है। तो उसके लिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, उधार लेते हैं बैंक से। और उधार लेने के बाद क्या होता है, वो आपके डिफॉल्ट करते हैं कभी, जैसे पैसे नहीं चुकाना बैंक को। तो उस समय क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंसी हो रही है। ओके, या फिर वो बैंकरप्ट हो सकते हैं। तो उस समय अभी क्या है, बैंक का पैसा डूब सकता है।
तो उसके लिए अभी बैंक को बचाने के लिए, अगर बैंक डूब गया तो देश की इकोनॉमी डूब जाएगी। तो इसीलिए क्या है, बैंक ने जो पैसे उधार दिए हैं उसको समय के साथ रिकवर करना जरूरी है। जो बैंक का एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, जब आपका क्या होता है, कोई लोन 3 महीने तक क्या रहता है, अनपेड रहता है बाय दी बोरोअर। तो बोरोअर जब पे नहीं करता है तो वो एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। तो वो क्या होता है, बैंक के लिए आपका लॉस होने लगता है। तो अगर बैंक का लॉस हुआ तो बैंक का पैसा तो खुद का नहीं रहता है, वो लोगों का, पीपल का पैसा है। तो इससे क्या है, बैंक अगर कोलैप्स करने लगी तो उससे क्या होगा, लोगों का विश्वास नहीं रहेगा, बैंक में लोग डिपॉजिट नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्या है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, एनपीए का प्रॉब्लम को हटाने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया कि अभी कोई भी कंपनी, ओके, आपके भाग नहीं सकती है। उनको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत क्या किया जाएगा, उनका जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसको ठीक किया जाएगा, कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। अगर रिवाइव नहीं होती है तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत उनका जो एसेट्स है वो 1 साल के अंदर लिक्विडेट कर दिया जाएगा। लिक्विडेट मतलब जो भी रही है उसको नीलाम करके बैंक अपना पैसा वसूल कर लेंगी, और उसी को कहा जाता है आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अभी ध्यान रखिएगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के पहले भी बहुत सारे एक्ट थे, जैसे सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट, सरफायसी एक्ट, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पूछा जा सकता है। मुझे जहां तक ध्यान है ये 2000 में आया था। ओके, देन रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट। ओके, तो ये जो एक्ट थी ना, ये बोरोवर फ्रेंडली थी, कि बोरोवर पैसा लेके चला गया, उसके बाद आपका क्या हुआ, जिसने पैसा दिया, जो उधार दिया, अभी उधार किसने दिया, बैंक ने दिया। ओके, जो क्या है, आपका बोरोवर को मदद कर रहा है। ओके, तो अभी इसमें बोरोवर क्या कर रहा है, आपका जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहा है, और बैंक के पास भी ऑप्शन नहीं है, और जो भी ऑप्शन है इसमें 4-5 साल लगते हैं। तो इतने दिनों में क्या होता है, बैंक को बहुत ज्यादा घाटा झेलना पड़ता है, और जितनी कंपनी पुरानी होती जाती है उसका जो एसेट है उसका वैल्यू भी डिग्रेड होते जाता है। ओके, तो इसीलिए क्या किया गया, आपका क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल को लाया गया। तो क्रेडिटर कौन है, जो बैंक है वो है। ओके, और बोरोवर कौन है, जो बैंक है, सॉरी, जो आपका बिजनेस है। तो इसीलिए अभी इसमें क्या किया गया, टाइम बाउंड रेजोल्यूशन लाया गया है 330 डेज में। लगभग 1 साल में क्या होगा, रेजोल्यूशन हो जाएगा। या तो कंपनी का आपका इंटरनल जो मिसमैनेजमेंट है उसको दूर करके फिर से थोड़ा बहुत लोन देके उसको रिकवर किया जाएगा, और नहीं होता है तो इसको आपका लिक्विडेट कर दिया जाएगा विद इन 1 ईयर। ओके, 330 डेज। तो इससे क्या है, बैंक का जो घाटा है वो कम होगा। तो इससे आप अगर देखें तो जो एनपीए है बहुत ज्यादा मैनेज हुआ है। पहले रिकवरी कितना था, 20%, अभी 32% से भी ज्यादा है। ओके, तो ये सभी चीजें आप इसमें थोड़ा बहुत डेटा देख लीजिएगा, क्योंकि आईबीसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जयशंकर स्ट्रेस नीड टू बूस्ट इंडिया सेंट्रल एशिया लिंक। तो अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने स्ट्रेस दिया है कि इंडिया और सेंट्रल एशिया का जो लिंक है, ओके, उसको और बेटर करना चाहिए, ताकि हम स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली आगे बढ़ सके। तो इकोनॉमिकली क्या है, सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियलिटी है, बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस है, तो उसको हम एक्वायर कर सकते हैं। ओके, उससे हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सभी चीजों में सहूलियत हमें मिल सकती है, और बेटर हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू दिस नेशन। तो सेंट्रल एशिया में के अगर देश आप देखें तो आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये देश है आपके 5 इंपॉर्टेंट देश है सेंट्रल एशिया के। तो इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर हम सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना चाहे तो हमें पाकिस्तान से होके गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ईरान में चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो मुंबई से ईरान कनेक्ट होगा, ईरान से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से हम क्या कर सकते हैं, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उससे हम क्या कर सकते हैं, और फिर आपका आईएनएसटीसी है, ओके, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इनको डेवलप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आईएन ये रहा आईएनएसटीसी, और एक आपका हो गया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये आईएनएसटीसी, फिर आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सभी चीजें क्या करेंगे, इंडिया को सेंट्रल एशिया से, देन यूरोप से और मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करने में हमें मदद करेंगे। और इससे क्या है, इकोनॉमी सेक्टर में हो या फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या फिर डिफेंस में हो, हमें बूस्ट मिलेगा। तो ये आपके टाइम बाउंड मैनर से इसको डेवलप करना जरूरी है, वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है।
ओके, आज का जो एनालिसिस है इतना ही है। कल फिर से हम कोई डिफरेंट टॉपिक देखेंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें अभी सीधा सीधा आईएनएसटीसी के बारे में भी पूछा जा सकता है, आईएमएससी के बारे में भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। और मेंस में आप हम कैसे आपका सेंट्रल एशिया से अगर लिंक बैठाते हैं तो उससे हमें डिफेंस में, रिन्यूएबल एनर्जी में, इकोनॉमी में कैसे सहूलियत मिल सकती है, वो सभी चीजें मेंस में पूछी जा सकती है। ओके, तो उसको ध्यान रखना जरूरी होगा। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। थैंक यू।